हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे 29 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर की अपने इस क्लास में लोग चर्चा करते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे क्लास आपको मिल जाती है और पूरे दिन का जो करंट अफेयर का निचोड़ होता है वो आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे 29 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ये क्लास आपके यूपीपीसीएस, बीपीएससी परीक्षा, एलटी ग्रेड परीक्षा, यूपीएसआई, यूपीट्रिपल तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो बैंक, एसएससी, रेलवे, अन्यथा किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो जहां भी करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चर्चा करें और साथ ही साथ एक सूचना है आपके लिए कि हम लोगों ने नवंबर महीने का जो करंट अफेयर इसका एक मासिक पैकेज बना रखा है। ये मासिक पैकेज आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है वहां पर आपको दिख जाएगा और इसमें क्या क्या चीजें मिल रही है आइए मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये जो हमारा मासिक पैकेज है, ठीक है, करंट अफेयर का मासिक पैकेज, इस मासिक पैकेज में आपको प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिलती है। ठीक है, डेली क्लास की प्रिंटेबल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, पीपीटी आपको प्रोवाइड किया जाता है। प्रतिदिन एमसीक्यू टेस्ट होता है, आपका ऑनलाइन लाइव टेस्ट होता है। ये एप्लीकेशन पे जाके आप अटेंड करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर मासिक रूप से आपको देखा जाए तो पूरा महीने के अंत में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। मासिक पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये पूरा कंटेंट जो हमारा होता है, पूरा मासिक पैकेज ही देखा जाए तो बाइलिंगुअल है, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। एमसीक्यू भी दोनों भाषाओं में है, साथ ही साथ पूरा कंटेंट दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, और महीने के अंत में 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये टेस्ट आप ऐप पर जाके देते हैं, ये ऑनलाइन टेस्ट होता है और इसके साथ साथ में बिहार स्पेशल और यूपी स्पेशल की जो महत्वपूर्ण कक्षाएं होती हैं मासिक करंट अफेयर की, उसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में प्रोवाइड किया जाता है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप पिन कमेंट चेक करेंगे, वहां से आपको नंबर मिल जाएगा या लिंक वहीं से मिल जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप हमारे इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पैकेज महज देखा जाए, ये मासिक पैकेज महज 25 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके वॉलेट में अगर कॉइन है तो उसे यूज करिएगा तो ये मूल्य घटकर कितना हो जाएगा, ये मूल्य घटकर 18.75 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और इस 18.75 रुपए में आप मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अपने करंट अफेयर पर। क्या है महत्वपूर्ण करंट अफेयर? सबसे पहली खबर क्या है, यूपी और महाराष्ट्र में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार अब मान्य नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निर्णय ले लिया है। हालांकि देखा जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज्ञानेश कुमार है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि बहुत लोग जो प्रमाण देते हैं जन्म के लिए प्रमाण देते हैं कि आधार कार्ड उनका प्रमाण है। ठीक है, तो आधार कार्ड अब वैध नहीं है जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, यूपी और महाराष्ट्र में जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार अब मान्य नहीं। क्या खबर है, चर्चा करते हैं। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण या जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यूपी के प्लानिंग विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधार जन्म रिकॉर्ड से जुड़ा नहीं है, जबकि महाराष्ट्र सरकार ने 2023 के जो बर्थ एंड डेथ्स रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके बाद बनाए गए सभी आधार आधारित जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया था। ठीक है, यानी कि 2023 में एक बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट महाराष्ट्र सरकार में लाया गया था और उसके बाद जो आधार आधारित जितने भी जन्म प्रमाण पत्र थे उन सब को रद्द कर दिया गया। ठीक है, यहां पर देखा जाए दोनों राज्यों में दस्तावेज धोखाधड़ी रोकने, मूल कारण क्या है, दस्तावेज धोखाधड़ी रोकना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस टाइम पे एसआईआर बहुत जोरों शोर पर चल रहा है और साथ साथ में देखा जाए तो आपका जो वोटर लिस्ट है वो अपडेट किया जा रहा है। उसमें प्रमाण के तौर पर आप जो जन्म तिथि वगैरह डालते हैं, तो साथ ही साथ यहाँ पर जो दस्तावेज का धोखाधड़ी है, ठीक है, नागरिकता का प्रमाण भी नहीं है, आधार कार्ड जो है वो नागरिकता का प्रमाण भी नहीं, ये भी इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है। ठीक है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो दस्तावेज धोखाधड़ी रोकने, केवल वास्तविक जन्म प्रमाण पत्र मान्य करने के लिए कड़े सत्यापन नियम लागू किए गए, साथ ही अवैध निवासियों पर निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है जो अवैध निवासी हैं। ठीक है, खबरों में आए दिन आप देखते हैं कि शहर के बीचों बीच से अचानक से कई घर खाली हो जाते हैं। ऐसी न्यूज में आप सुनते ही होंगे, आज तक पे या जो अन्य न्यूज चैनल है वहां पे आप अक्सर ये खबर सुनते रहते होंगे कि अचानक से वहां के लोग मतलब गायब हो गए हैं। गायब क्या हो गए, वो अपना घर छोड़ के कहीं चले गए हैं जब से एसआईआर का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब से। ठीक है, तो अवैध निवासी जो है उन पर निगरानी रखने के लिए और साथ ही साथ उनके पास जो
दस्तावेज, अवैध रूप से दस्तावेज निर्माण किए गए हैं उनके द्वारा, तो उन सब पर लगाम लगाने के उद्देश्य से ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जकार्ता बना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। जकार्ता जो है, ठीक है, जकार्ता ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र का वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस 2025 रिपोर्ट है, याद रखिएगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आप यूपीपीसीएस 2025, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 की परीक्षा दिए थे, उसमें देखा जाए रिपोर्ट से संबंधित 4 सवाल पूछे गए थे। 4 सवाल पूछे गए थे जिनका संबंध डायरेक्टली रिपोर्ट से था। और रिपोर्ट से कैसे? उसमें से तो 3 सवाल ऐसे थे जो पूछा था कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। जैसे भूजल रिपोर्ट पूछ लिया था, ठीक है, कि भूजल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। वैसे ही 4 क्वेश्चन पूछा था रिपोर्ट से, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद रखिएगा, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप एक डायरी बनाकर रखिए। कोई भी रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट के जारीकर्ता का नाम एक जगह आप लिख लीजिए अपने डायरी में। और जब एग्जाम से पहले आपको एक रिवीजन करते हैं ना कि अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं, तो वो जो एडिशनल डायरी आप बना के रखते हैं उसको जरूर रिवाइज किया करें, ठीक है। तो वहीं पर देखा जाए ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएन के द्वारा जारी किया जाता है। यूएन की वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट है। इसके अनुसार जकार्ता ने टोक्यो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है, ठीक है। तो देखा जाए इसकी आबादी कितनी है? 42 मिलियन है। चर्चा करते हैं। ढाका 37 मिलियन आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि टोक्यो 33 मिलियन आबादी के साथ तीसरे स्थान पर है। तो यहां पर एक चीज आपको पता चला कि दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला शहर जकार्ता है। दूसरे नंबर पर कौन है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और तीसरे नंबर पर कौन सा शहर है? तो तीसरे नंबर पर टोक्यो है, ठीक है। चलिए देखते हैं। इस बदलाव का कारण नए यूएन मापदंड है जो शहरी आबादी के अधिक सटीक संतुलन प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहां पर यूएन के द्वारा जो शहरी आबादी के गणना का जो मानदंड था, उस मानदंड में कुछ परिवर्तन किए गए और इसी कारण से देखा जाए तो ये बदलाव महसूस हो रहा है। चर्चा करें तो एशिया के शीर्ष 10 मेगा सिटी में प्रमुख है। एशिया शीर्ष 10 मेगा सिटीज में प्रमुख है, जो तेजी से हो रहे शहरीकरण को दर्शाता है। 2050 तक वैश्विक जनसंख्या वृद्धि का 2/3 हिस्सा शहरों में होने की संभावना है। 2050 तक देखा जाए तो वैश्विक जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है 2/3 हिस्सा ये शहरों में निवास करेगा, ठीक। ऐसी इस रिपोर्ट में बात भी कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। रिपोर्ट शहरीकरण को आर्थिक विकास, सामाजिक समानता और जलवायु कार्रवाई का मुख्य प्रेरक शक्ति बताती है, ठीक है। शहरीकरण को देखा जाए आर्थिक विकास का, सामाजिक समानता का, साथ ही साथ जलवायु कार्रवाई का मुख्य प्रेरक शक्ति बताती है शहरीकरण को। अब ये शहरीकरण वाला जो टॉपिक है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो जीएस पेपर 1, ठीक है, जीएस पेपर फर्स्ट में जो सोसाइटी वाला आप टॉपिक पढ़ते हैं ना, भारतीय समाज। अब भारतीय समाज में शहरीकरण एक टॉपिक दे रखा है, शहरीकरण, वहां से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया तीसरा मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया, ठीक है। अब यहां पर याद रखिएगा, भारत इंडोनेशिया तीसरा थर्ड मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था या जो वार्ता हुई है, ठीक है, मिनिस्टीरियल लेवल टॉक, ये कहां पर आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। चर्चा करते हैं क्या खबर है। भारत और इंडोनेशिया ने नई दिल्ली में अपनी तीसरी रक्षा मंत्रियों की वार्ता आयोजित की है, जिसकी सह अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं सयाफरी सयामुद्दीन, ठीक है, सयाफरी सयामसुद्दीन ये इनका नाम है। तो इन दोनों लोगों के द्वारा यहां पर अध्यक्षता की गई, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। दोनों पक्ष ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को दोहराते हुए मुक्त, खुला, शांतिपूर्ण इंडो प्रशांत क्षेत्र के महत्व को जोर दिया है। साथ ही साथ चर्चा करें तो उन्होंने समुद्री सुरक्षा, साइबर क्षमता, रक्षा उद्योग, संयुक्त सैन्य अभ्यास और पनडुब्बी सहयोग तथा इसे मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है, ठीक है। दोनों देशों ने फिलिस्तीन में शांति का समर्थन को पुनर्स्थापित करने, जबकि भारत ने इंडोनेशिया को घोड़े और औपचारिक रथ भेंट करने की घोषणा की है, ठीक है। यहां पर इंडोनेशिया को भारत के द्वारा घोड़े और एक औपचारिक रथ भेंट किया जाएगा, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। याद ये रखिएगा कि भारत इंडोनेशिया तीसरा जो मिनिस्ट्रियल लेवल टॉक था, इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसके किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा और इंडोनेशिया के जो रक्षा मंत्री हैं सयाफरी सयामुद्दीन, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर है, यूएई ने पहला डिजिटल ट्रेडमार्क ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टीएम मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। अब ये टीएम मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है, ये बेसिकली है क्या? ये क्षेत्र का पहला डिजिटल ट्रेडमार्क ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में देखा जाए तो किस कंट्री के द्वारा पहला डिजिटल ट्रेडमार्क ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया। ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं,
ठीक है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिन कोचिंगों में आप टेस्ट देने जाते हैं उन कोचिंगों के टेस्टों में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर आप टेस्ट में ऐसे सवाल देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, जो कोई भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार किसी कंट्री ने किया है, खासकर वो गल्फ कंट्री हो, तो उससे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है खबर। यूएई की अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री ने टीएम मार्केट प्लेस लॉन्च किया है, जो क्षेत्र का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां ट्रेडमार्क को खरीदा, बेचा एवं लाइसेंस किया जा सकता है। ठीक है, ट्रेडमार्क को खरीदा, बेचा और लाइसेंस किया जा सकता है। इसके लिए देखा जाए टीएम मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। यूएई सरकारी नेतृत्व कार्यक्रम के सहयोग से विकसित इस प्लेटफॉर्म को लघु एवं मध्यम उद्यम तथा पारिवारिक व्यवसाय अपनी बौद्धिक संपत्ति की वित्तीय मूल्यांकन से बदल सकेंगे। ठीक है, वित्तीय मूल्य में बदल सकेंगे। आगे चर्चा करें। अर्थ मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री ने अबू धाबी में इसका उद्घाटन किया। ये जो टीएम मार्केट प्लेस है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये अर्थ मंत्री हैं यूएई के, नाम इनका है अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री। अबू धाबी में इसका उद्घाटन किया गया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो यूएई के बौद्धिक संपदा क्षेत्र में मजबूत करना, यूएई को बौद्धिक संपदा क्षेत्र में मजबूत करना, ब्रांड मूल्य को बढ़ाना तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध भरतनाट्यम कलाकार कुमारी कमला का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब ये जो कुमारी कमला है, इनका संबंध किससे था? तो भरतनाट्यम से था। 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। चर्चा करते हैं। तो भरतनाट्यम कलाकार है कुमारी कमला, इनका कैलिफोर्निया में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य जगत की एक अपूर्णीय क्षति है। बचपन में बेबी कमला के नाम से जानी जाती थी और कुमारी कमला मात्र 3 वर्ष की उम्र से नृत्य की शुरुआत की थी। ठीक है, सादिर से भरतनाट्यम के पुनरुद्धार की आखिरी कड़ियों में से एक थी। यहां पर देखा जाए, सादिर से भरतनाट्यम के पुनरुद्धार की आखिरी कड़ियों में से एक माना जाता है कुमारी कमला को। ठीक है, यहां पर देखा जाए, वजुबुरु रमैया पिल्लई के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित उन्होंने वजुबुर शैली की स्पष्टता, लय और नाटकीय अभिव्यक्ति को लोकप्रिय बनाया था भरतनाट्यम में। तो याद रखिएगा, जो वजुवीरु शैली है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उन्होंने 100 से अधिक भारतीय फिल्मों में अभिनय भी किया है और अमेरिका में भरतनाट्यम सीखना जारी रखा। अंत तक देखा जाए तो अमेरिका में भरतनाट्यम सिखाना जारी रखा था 91 वर्ष की आयु तक। उन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था। नेशनल हेरिटेज फेलोशिप जैसे सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है कुमारी कमला को। चलिए आगे देखते हैं। कैंसर अनुसंधान के लिए एआई आधारित डायग्नोस्टिक मॉडल भारत के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैंसर अनुसंधान के लिए एआई आधारित डायग्नोस्टिक मॉडल, चर्चा कर लेते हैं इसका नाम क्या होगा। तो यहां पर देखें तो भारत में कैंसर अनुसंधान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ओंकोमार्क नामक, ठीक है, एआई आधारित डायग्नोस्टिक मॉडल प्रस्तुत किया है या विकसित किया है। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा? परीक्षा में आपसे सीधे पूछेगा कि भारत में कैंसर अनुसंधान के लिए एआई आधारित डायग्नोस्टिक मॉडल का नाम क्या है? ओंकोमार्क। एक लाइन में आंसर ओंकोमार्क टिक करेंगे, आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसे देखा जाए एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज और अशोका विश्वविद्यालय के द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। ठीक, देखा जाए तो ये मॉडल पारंपरिक कैंसर स्टेजिंग को आगे बढ़ाकर उन जैविक संकेतकों की पहचान करता है जो ट्यूमर की वृद्धि, आक्रामकता और उपचार प्रतिरोध को निर्धारित करता है। ठीक है, इस खोज से प्रिसीजन मेडिसिन जो व्यक्तिगत उपचार होता है, इसमें बड़ी क्रांति आने की उम्मीद है, क्योंकि अब उपचार ट्यूमर के आणविक व्यवहार पर आधारित तरीके से तय किया जा सकेगा। ठीक है, क्यों किया जा सकेगा? क्योंकि ये एआई आधारित डायग्नोस्टिक मॉडल है। जिस प्रकार से आप चाहेंगे उसी प्रकार से, जैसे आप चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं, जैसी चीजें आपको चाहिए वैसी चीजें बना के देता है। जेमिनी पे आप इमेज चाहते हैं, जैसी आप सोच सकते हैं वैसी इमेज बना के देता है। सेम वैसे ही जो उपचार है, उस उपचार में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है, एआई से संबंधित जो निबंध आएगा, ठीक है, निबंध, अब एआई से संबंधित निबंध आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। अब उस निबंध में भी आप इस चीज को मेंशन कर सकते हैं कि मतलब एआई से संबंधित निबंध है तो चिकित्सा के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल, कृषि के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल। ठीक है, दैनिक जीवन में तो एआई का इस्तेमाल आप कर ही रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, और जो कृषि है उसके क्षेत्र में, और जो पशुपालन है पशुपालन के क्षेत्र में। तो इन सब के क्षेत्र में जो भी एआई से महत्वपूर्ण मतलब कार्य हो रहे हैं, उनको आप एक जगह नोट कर सकते हैं चाहे तो, अन्यथा अपने दिमाग में रख सकते हैं कि हाँ ये चीजें हुई हैं। ठीक है, एआई से संबंधित। तो वैसे ही याद रखना है, अगर चिकित्सा के क्षेत्र में एआई का उपयोग पूछा जाए तो एक प्राइम एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। केमिकारा ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम बनी है। ये भारतीय रम है, ठीक है,
और ये ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम बनी है। इसका नाम क्या है? कैमी कारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चर्चा करते हैं यहां पर क्या खबर है। भारतीय स्पिरिट्स उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तहत कैमिकारा को लंदन में आयोजित द स्पिरिट बिजनेस अवार्ड्स 2025 में रम ब्रांड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। परीक्षा में पूछेगा हाल ही में किस ब्रांड को, ठीक है, किस ब्रांड को रम ब्रांड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो उसका नाम है कैमिकारा। ठीक, कैमिकारा। यहां पर देखा जाए यह सम्मान पाने वाला पहला भारतीय रम है जिसने कैरिबियाई और लैटिन अमेरिकी पारंपरिक दिग्गज ब्रांडों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। यहां पर चर्चा कर ले, कैमिकारा जो है यह सफलता भारतीय क्राफ्ट स्पिरिट की वैश्विक लोकप्रियता और भारत के प्रीमियम रम उत्पाद के बढ़ते स्तर को दर्शाता है। इसे पिकडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। ये जो कैमिकारा है, कैमिकारा ब्रांड, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? यहां पर देखा जाए ये जो रम है ये पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि भारत का पहला शुद्ध गन्ने के रस से तैयार किया गया है। ठीक, शुद्ध गन्ने के रस से तैयार किया गया, भारत का पहला शुद्ध गन्ने से तैयार किया गया एज्ड रम कौन सा है? तो इसका नाम है कैमिकारा। ठीक है, यह ऐसी तकनीकी से बनाया गया है जो विश्व के सिर्फ कुछ क्षेत्रों जैसे मार्टिनिक और रियूनियन जो द्वीप है वहीं पर इस्तेमाल की जाती है। उसी तकनीक का इस्तेमाल करके भारत का पहला शुद्ध गन्ने से रस तैयार किया गया, जिसे देखा जाए तो ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया 2025 के। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेजबानी की। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए भारतीय सेना ने 27-28 नवंबर को नई दिल्ली में चाणक्य डिफेंस डायलॉग का तीसरा संस्करण आयोजित किया। ठीक, तो ये कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में, जो भारतीय सेना है उसके द्वारा आयोजित किया गया था, तीसरा संस्करण था। ये पॉइंट याद रखिएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बदलते वैश्विक रक्षा रुझानों में सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप भारत की रक्षा रणनीति को आधुनिक और सशक्त बनाना है। ठीक है, इस वर्ष का थीम क्या था? रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, थीम इसका जरूर याद रखिएगा। चाणक्य डिफेंस डायलॉग आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है चाणक्य डिफेंस डायलॉग। ठीक है, तो याद रखना इसका थीम क्या है। डायलॉग में सैन्य नेतृत्व, रणनीतिक विशेषज्ञ, राजनयिक, शिक्षाविद, युवा और निजी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए जिन्होंने भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं, भविष्य तथा युद्ध रणनीतियों में, ठीक है, और रक्षा क्षेत्र के दीर्घकालिक रूपांतरण को विस्तृत चर्चा यहां पर की है उनके द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एशियन पेंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारतीय क्रिकेट का देखा जाए तो ऑफिशियल कलर पार्टनर कौन बना है? एशियन पेंट्स बना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परीक्षा में पूछे डायरेक्टली आपसे सवाल कि भारतीय क्रिकेट का या जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसके लिए ऑफिशियल कलर पार्टनर कौन बनी है? तो कलर पार्टनर बनी है एशियन पेंट्स। यहां पर चर्चा करें, एशियन पेंट्स ने बीसीसीआई के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है जिसके तहत वह अगले 3 वर्ष तक ऑफिशियल कलर पार्टनर के रूप में काम करेगी। ठीक है, यहां पर चर्चा करें, इस समझौते से भारत में खेले जाने वाले पुरुष, महिला, घरेलू क्रिकेट के 110 से अधिक मैच शामिल है। ये 3 साल का समझौता है और जिसमें 110 मैचों को कवर किया जाएगा। ठीक है, इस साझेदारी का उद्देश्य क्रिकेट की लोकप्रियता के माध्यम से 1.4 अरब भारतीयों को जोड़ते हुए ब्रांड को राष्ट्रीय उपस्थिति तथा और मजबूत करना है। ये ब्रांड अपनी राष्ट्रीय उपस्थिति को और मजबूत करना चाहता है। साथ ही साथ जो भारतीय क्रिकेट है 3 साल तक देखा जाए उसका कलर पार्टनर बना रहेगा ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 के बारे में। जो ये इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है इसका आयोजन 27 से 28 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया। महत्वपूर्ण क्या है? आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहां पर किया गया? आयोजन, ठीक है, कहां पर किया गया? ऐसे सवाल सीधे सीधे यही पूछा जाता है, कहां किया गया? आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, 5वां संस्करण था और कब आयोजित हुआ? 27-28 नवंबर को आयोजित हुआ। थीम क्या था? यहां पर देखा जाए समावेशी और सतत विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाना, ये इसका थीम था। ठीक है, समावेशी और सतत विकसित भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने वाला थीम पर आधारित इस फोरम में नीति निर्माताओं, टेक उद्योग के नेताओं, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और वैश्विक डिजिटल संस्थाओं ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 2 दिवसीय यह मंच भारत की डिजिटल इकोसिस्टम, इंटरनेट नीतियों और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण बहुहितधारक संवाद एवं मंच के रूप में उभरा है। ठीक, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जैसे पहला सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपको बताना है कि
वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा सवाल है कि वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है साहित्य का नोबेल? और एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। सवाल यहां पर यह है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि SIR चर्चा में है तो आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों का उत्तर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐप पर जाकर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करने के साथ अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं, साथ ही साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।